हेलो एंड वेलकम बैक टू हेलो अध्यापक। कैसे हो दोस्तों? तो फाइनली आपकी बुक्स ई बुक्स जो है वो एनसीईआरटी ने रिलीज कर दी है। और अच्छी बात यह है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगा। पिछले साल सिक्स में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। आज की वीडियो में हम क्या लाए हैं आपके लिए? आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी सोशल स्टडीज और सोशल साइंस का पहला चैप्टर जो है वो है जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसमें हम बात करेंगे इंडिया के जितने भी ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी आपके लैंड फॉर्म्स हैं, उन सब के बारे में इसमें थोड़ा थोड़ा करके आपको बताया गया है, क्योंकि पूरा जो है इंडिया इसके बारे में डिस्कस करना एक चैप्टर में पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन्होंने हर चीज को थोड़ा थोड़ा सा छुआ है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आप पिक्चर देख रहे हो दोस्तों, ये है कर्नाटका का जोग फॉल्स। बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है ये। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको वाटरफॉल तो दिखेगा ही, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो है ये बाकी की जमीन से थोड़ा सा ऊपर है, हायर एल्टीट्यूड पे है दोस्तों, ऊंचाई पर है, लेकिन ऊपर से जो है ये फ्लैट है। इसको हम बोलते हैं प्लेटू। तो ये जो है प्लेटू, आप इसकी स्पेलिंग देखिए। अब स्टूडेंट सबसे ज्यादा एरर यही करते हैं प्लेटू की स्पेलिंग। और इसके बारे में हम आगे भी थोड़ा सा इलेबोरेशन करेंगे, इलेबोरेट करके इसके बारे में बात करेंगे। और इसका फायदा क्या है दोस्तों वाटरफॉल का? यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पानी की वजह से मतलब बन रही है, इसलिए इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। तो ये है इस पिक्चर के बारे में। हम चलेंगे आगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो 1984 में दोस्तों क्या हुआ था? पहली बार जो हमारे एक एस्ट्रोनॉट थे वो पहली बार स्पेस में गए थे, जिनका नाम था राकेश शर्मा। जब वो स्पेस में थे तो हमारी उस समय के जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने एक सवाल पूछा था राकेश शर्मा से कि राकेश शर्मा आप बताइए कि आपको स्पेस से देखने पर इंडिया कैसा दिखाई देता है। तो उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट सा आंसर दिया था। उन्होंने कहा था, मैडम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब चैप्टर ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं एक एक लाइन को इंग्लिश में पढ़ के और फिर आपको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि उससे आपका टाइम बहुत सारा वेस्ट होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा आपको इस सब का हिंदी में मतलब समझा देता हूं और आपको पूरा ये चैप्टर जो है हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं, सेंटेंस बाय सेंटेंस। आप सेंटेंस को जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैं इसी सेंटेंस के बारे में बात कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है और ये एशिया का हिस्सा है। इसके पड़ोसी देशों के बारे में अगर हम बात करें तो वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार। इसको पहले कुछ लोग बर्मा भी कहते थे। और ये सब मिलाकर जो है दोस्तों इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। अक्सर हम इसे पांच भागों में बांट देते हैं दोस्तों। और वो पांच भाग हैं: द ग्रेट माउंटेन जोन, मतलब जो पहाड़ी इलाका है; प्लेन्स, गंगा का और इंडस सिंधु रिवर का जो प्लेन्स है उसके बारे में बात करते हैं; द डेजर्ट और सदर्न पेनिनसुला, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा ये क्या होता है; और आइलैंड्स, जो हमें पता है जैसे कि हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। इन सब के बारे में इसमें बात की गई है। इस अध्याय में हम इन क्षेत्रों के ऊपर से उड़ान भरेंगे जैसे कि हम कोई बर्ड हैं। ठीक है? कुछ स्थानों की जो है नजदीक से तस्वीर भी हम इसमें देखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये सब कुछ डिटेल में हम नहीं पढ़ पाएंगे एक चैप्टर में, इसलिए इन्होंने क्या किया है, जो है इसकी थोड़े से ग्लिम्पसेस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। जहां तक हिमालयन माउंटेन रेंज की बात करें हम, तो ये जो है एक तरीके से नेचुरल बैरियर, नेचुरल दीवार की तरह काम करता है दोस्तों नॉर्थ में। और जो थार डेजर्ट है, अरेबियन सी है, वो वेस्ट में हमारी सीमाओं को तय करते हैं। मतलब यहाँ पर हमारी जो है देश की सीमा कंप्लीट होती है, खत्म होती है। जहां तक हम साउथ की बात करें दोस्तों, तो वहां पर जो है हिंद महासागर, जिसको हम इंडियन ओशन कहते हैं। और पूर्व में यानी कि ईस्ट में जो है बे ऑफ बंगाल हमारा जो है नेचुरल बाउंड्री है। तो जैसे कि दोस्तों ये है हमारा इंडिया का मैप, और इसमें आप देख सकते हो ऊपर की तरफ ये जो हिमालय आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो आपको हिमालय यहाँ पे दिख रहा है, ये नॉर्थ में हमें बाकी के कॉन्टिनेंट से अलग करता है। इसी तरह से अगर आप वेस्ट की बात करो तो ये आपका अरेबियन सी है और ये आपका वेस्टर्न कोस्ट है। तो यहाँ पर और इस तरीके से अगर आप देखोगे ये आपका ईस्ट का हिस्सा है, यहाँ पर आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा। और आपको साउथ में मिलेगा आपको इंडियन ओशियन।
तो ये सारी चीजें मिलकर जो है इंडिया की बाउंड्री तय करते हैं और इसको बाकी के हिस्से से अलग करते हैं। यहाँ पर आपको आपके आइलैंड्स दिख जाएंगे, ये अंडमान एंड निकोबार ये अभी, और यहाँ पर आपको लक्षद्वीप मिल जाएंगे। ये अभी हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके इन सब के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं भारत को बाकी के कॉन्टिनेंट से अलग करते हैं, और भारत की जलवायु, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर, यहाँ का इतिहास, इसको जो है शेप देने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल फीचर्स की, जिसका नाम है द हिमालयस। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ सैटेलाइट इमेजेस दे रखी हैं। यहाँ पर ये जो है ये हिमालयाज है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पोर्शन है ये हमारे देश का कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से जाता हुआ, और फिर ये इस तरीके से फैल रहा है, तो ये हमारा जो है हिमालय है। और यहाँ पर एक दूसरी हमें सैटेलाइट इमेज दे रखी है, जिससे हमें पता लगता है कि हिमालय जो है वो कितना वास्ट है, कितना बड़ा है। ये लगभग पूरी रेंज जो है वो 2500 किलोमीटर लंबी है दोस्तों, इधर से लेके, और जितना ये फैल रहा है ये 2500 किलोमीटर तक का फैला हुआ फीचर है बेटा दोस्तों। तो ऐसा लगता है दोस्तों कि जैसे हिमालय जो है वो आसमान को छू रहा हो, और वास्तव में जो इसकी कई जो पीक्स हैं, जो इसकी चोटियां हैं, जो इसके शिखर हैं, वो 8000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद है। मतलब इतनी ऊंचाई उनकी है। यही कारण है कि इनको 8000ers यानी कि 8000 भी कहा जाता है। ये जो आपकी माउंटेन रेंज है ये लगभग 6 देशों में फैली हुई है दोस्तों। इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना और पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में ये फैली हुई है। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल सही, माउंट एवरेस्ट। गर्मियों में दोस्तों इन पहाड़ों की बर्फ पिघलती है, और जितनी भी हमारी प्रमुख नदियां हैं, मेजर रिवर्स है, जैसे कि गंगा है, इंडस है या ब्रह्मपुत्र है, इनको नदियों को पानी मिलता है। ये नदियां और उनकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियां हैं, वो पीने, खेती के लिए और जितने भी इंडस्ट्रीज है उनके लिए पानी हमें जो है यहीं से मिलता है। इसलिए हिमालय को जो है दोस्तों, क्योंकि ये करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, हम इसको वाटर टॉवर ऑफ एशिया भी कहते हैं। अब हिमालय जो है ये कई तरह के कल्चर्स और धर्मों में जो है इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है दोस्तों। ये जितने भी माउंटेन्स हैं ये पवित्र माने जाते हैं, सैक्रेड माने जाते हैं। वहां पर कई मंदिर हैं, कई मोनेस्ट्रीज यानी कि मठ बने हुए हैं दोस्तों। और दुनिया भर से जो है साधु और जितने भी लीडर्स होते हैं, स्पिरिचुअल सीकर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स, साधक, ये लोग क्या करते हैं यहाँ पर मेडिटेट करने, ध्यान करने के लिए यहाँ पर आते हैं। भागीरथी रिवर जो है वो गंगा की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, उसकी एक मेन सहायक नदी है दोस्तों। और ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है उत्तराखंड में, जो गौमुख है वहां से निकलती है। गौमुख का मतलब हो गया गौ का मुख यानी कि गौ का माउथ, और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और ये गंगोत्री ग्लेशियर के किनारे पर मौजूद है। गंगोत्री ग्लेशियर्स के किनारे पर मौजूद है। ये ग्लेशियर भारतीय हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। मतलब हिमालय जो है सिर्फ इंडिया का ही नहीं है दोस्तों, हमने अभी बात की कि 6 देशों में ये फैला हुआ है। तो भारत का जो हिस्सा है हिमालय का, उसका जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो गंगोत्री है। और इसे बहुत पवित्र माना जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे तीर्थ, हम मान लीजिए तीर्थ जो करने जाते हैं लोग, वो पिलग्रिम सेंटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। गौमुख जो है वो एक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन यानी कि ट्रैकिंग का स्थल भी है दोस्तों। और अगली बार जब आप गंगा को देखो तो याद रखना कि उसकी जो यात्रा है दोस्तों वो यहीं से शुरू होती है। अब बात करते हैं कि हिमालय जो है वो बने कैसे। इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। एक्चुअली जो इंडिया है वो यहाँ पर कभी था ही नहीं। ये साउथ अफ्रीका के पास में एक हिस्सा था, गोंडवाना, ठीक है। वहां पर ये पूरा हिस्सा जितना भी, ये देखिए स्टार्टिंग में जो आपको दिखाई दे रहा है ना, पहले जो है ये इस तरीके से था। और ये धीरे 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 जो है ये आगे की तरफ बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और यहाँ का जो हिस्सा था एशिया का, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर जाकर ये टकराया है दोस्तों। और इन दोनों, ये हिस्सा जो इस इंडिया का लैंड मास था यहाँ का, और ये जो एशिया का जो पहला हिस्सा था,
इसके बीच में जोरदार टक्कर हुई दोस्तों, और इस टक्कर की वजह से यहाँ की जो जमीन है वो ऊपर की तरफ उठ गई दोस्तों। और जो जमीन ऊपर की तरफ उठी, वही आज हम जो है हिमालय के नाम से जानते हैं। मतलब दो चीजें, दो जमीनें आपस में टकराई, और इनके टकराव से जो है हिमालय का जो है जन्म हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिमालय जो है वो कैसे बना। बहुत समय पहले भारत का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा गोंडवाना, जैसे मैंने आपको कहा, उस वो अफ्रीका के आसपास मौजूद था। और एक समय के बाद ये हिस्सा जो है अलग हो गया और उत्तर यानी कि नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगा। लगभग 5 करोड़ साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो है यूरेशिया भूभाग, यानी कि जिसको एशिया हम बोल रहे हैं, ये यूरेशियन प्लेट थी। यूरोप और एशिया को मिलाकर इन्होंने यूरेशियन प्लेट बना रखा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये इससे टकराया, तो इनके बीच जो है जमीन सिकुड़कर ऊपर उठ गई। सिकुड़कर कैसे? जैसे मान लीजिए आप कभी कालीन पर चलते हैं और कालीन पर आप धक्का देते हैं तो वो बीच में से खड़ी हो जाती है, थोड़ा सा हिस्सा जो है वो उसका ऊपर की तरफ सिकुड़ जाता है ना। बिल्कुल वैसे ही ये हुआ, और इसी तरह से आपकी जो हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखला है वो बनी है। आश्चर्य की बात यह है कि आज भी भारत जो है एशिया की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है दोस्तों। मतलब ये प्लेट अभी भी रुकी नहीं है। ये जो इंडिया का लैंड मास है, ये अभी भी उसकी तरफ बढ़ रहा है। हालांकि जो है इसकी स्पीड बहुत स्लो है, केवल 5 सेंटीमीटर एवरी ईयर, मतलब हर एक साल में 5 सेंटीमीटर हम जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो हजारों सालों में ये जो वृद्धि है, ये जो इंक्रीज है, ये कई मीटर ऊंची हो जाती है। अभी हम जिस स्पीड से चल रहे हैं उससे क्या होता है कि लगभग 5 मिलीमीटर ऊंचा जो है हिमालय हर साल हो जाता है। मतलब 5 mm इंक्रीज हो रही है उसकी हाइट। लेकिन जब हम इसको हजारों सालों में देखेंगे दोस्तों, तो ये कई मीटर ऊंचा हो सकता है। तो यहाँ पर आपको फोल्डेड लेयर दिख रही है, ये जो दिख रही है ये फोल्डेड लेयर है। ये टकराने की वजह से आपको इधर से, और ये हिस्सा जब टकराया तो ये फोल्ड होके ऊपर की तरफ उठ गए। जहां तक बात है वर्ड हिमालय की, तो ये दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। हिम जिसका मतलब है स्नो, और आलय जिसका मतलब होता है घर। तो हम इसको ये कह सकते हैं हिमालय का मतलब बर्फ का घर। हिमालय का जो है दोस्तों तीन मेन पार्ट्स में या तीन मेन भागों में बांटा जा सकता है। इसका सबसे पहला भाग है दोस्तों वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा ऊंचा है। इसको हम ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं हिमाद्री, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये सबसे ऊंचे जो आपकी चोटियां हैं, शिखर हैं, एवरेस्ट, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया या कंचनजंगा हो गई, तो वो जितनी भी पहाड़ियां हैं या चोटियां हैं दोस्तों, वो आपको इसी हिस्से में मिलेगी। ये जो क्षेत्र है पूरे साल बर्फ से ढका रहता है, ठीक है। और यहाँ पर लाइफ जो है बहुत मुश्किल है, इसीलिए यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। तो इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालय। उससे अगर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे दोस्तों, तो फिर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा हिमाचल। हिमाचल मतलब ये हिस्सा जो अगर आप देखोगे तो इसको हम बोलते हैं हिमाचल का एरिया। ये हिमाद्री के साउथ में है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से देखोगे तो ये, हम इस तरह से जब इस तरह जाएंगे तो यहाँ पर साउथ आएगा। तो हिमाद्री के साउथ में आपको मिलेगा हिमाचल। और यहाँ पर बायोडायवर्सिटी बहुत रिच है। यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट है। ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कि यहाँ पर लोग रहते हैं। तो सर कोई जगह बता दो जहाँ पर लोग रहते हैं। जितने भी आपके ये आपको टूरिस्ट स्पॉट्स है ना, जैसे दार्जिलिंग हो गया, नैनीताल हो गया, शिमला हो गया, मसूरी हो गया, जितने भी हिल स्टेशन है, ये सब आपको इसी एरिया में मिलते हैं। उसके बाद इसके नीचे का जो हिस्सा है दोस्तों, उनको हम बोलते हैं शिवालिक की पहाड़ियां। शिवालिक की पहाड़ियां क्या है? इसको हम आउटर हिमालय भी बोलते हैं। और ये सबसे बाहरी ही वाला हिस्सा है। सबसे छोटी और नीची जो माउंटेन रेंजेस हैं, जितने पहाड़ियां हैं, वो सब इसी इलाके में मिलती हैं। यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ मिलेंगे आपको, बहुत सारे जंगल मिलेंगे। और ये जो है ये हिस्सा पर्टिकुलरली जो हम अभी बात कर रहे हैं, शिवालिक की पहाड़ियां, ये एक ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन क्या होता है? जो बदल रही है, जो रूप को बदल रही है। तो ये जो हिस्सा है, हमें पता है ये गंगा का मैदान है ना। गंगा का मैदान मतलब जहां से गंगा बह रही है, और उसने इस मैदान को उपजाऊ बना रखा है, बहुत फर्टाइल बना रखा है, इसलिए यहाँ बहुत सारी जनसंख्या है। तो इसके और हिमालय के बीच का जो हिस्सा है, जो मतलब बदल रहा है, यहाँ पर तो मैदान है, यहाँ पर पहाड़ियां है, तो ये जो बीच का हिस्सा जो बदल रहा है,
मैदान से लेकर पहाड़ियों तक उस हिस्से को हम बोलते हैं शिवालिक की पहाड़ी। अगर हम बात करें वेस्टर्न हिमालय की यानी कि वेस्ट की तरफ के हिमालय की, तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल हाउस है, जो पारंपरिक घर बनाते हैं लोग, उस जिस शैली से वो लोग बनाते हैं उसको बोलते हैं काठ कुनी, या फिर इसको धज्जी दीवार भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये जो लोग हैं पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल करके घर को बनाते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो। और ये न केवल घर को गर्म रखता है, बल्कि अगर हल्का फुल्का भूकंप आए तो उससे भी घर जो है सुरक्षित रहता है। हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो वाइड डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना। अब फ्लोरा एंड फाना क्या हो गया, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, इनके लिए बहुत ही फेमस है। और इसको यूनेस्को ने जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर रखा है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होती है दोस्तों, यूनेस्को जो है उसने पूरी दुनिया में कुछ साइट्स को चिन्हित करके उनको देखकर और उनको एक हेरिटेज साइट घोषित कर रखा है। तो ये जो है हिमालयन नेशनल पार्क उसी का एक हिस्सा है। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को सरकार और गांव के लोग मिलकर यू नो बचाते हैं, देख रेख करते हैं। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, लैंडस्केप है, कुछ बर्ड्स हैं, कुछ मोनेस्ट्रीज हैं, आपको रिवर्स दिखाई देंगे, यहाँ पर आपको स्नो लीपर्ड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये देख रखा है, देखो ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, ये पहला वाला हिस्सा है आपका दोस्तों, ये रहा। और इसके बाद इन्होंने ये जो बर्ड की पिक्चर दे रखी है, इसको हम बोलते हैं हिमालयन मोनल, मोनल इसका नाम है और ये मेल है। तीसरा जो है ये लद्दाख की मोनेस्ट्री है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। चौथा क्या है, हिमाचल प्रदेश से जो बहती है नदी जिसका नाम है ब्यास, ये वो है। और पांचवी पिक्चर क्या है, स्नो लिपर्ड, मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो है एक लोकल मार्केट है, कहाँ का, हिमालय, इसका हिमालय में जो लोकल मार्केट है वो इस तरीके से दिखाई देगा दोस्तों। और ये जो है ये एक पेड़ है, इसको हम रोडोडेंड्रॉन बोलते हैं, और इससे जो है एक खास किस्म का शरबत बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। अब आपको सब लग रहा होगा कोल्ड डेजर्ट, सर डेजर्ट तो हॉट होना चाहिए। नहीं, हमारे देश में दो तरह के डेजर्ट्स हैं, एक कोल्ड डेजर्ट जिसको हम लेह लद्दाख के नाम से जानते हैं, और एक हॉट डेजर्ट जिसमें राजस्थान का कुछ हिस्सा मौजूद है। तो पहले हम बात करेंगे कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया की। लद्दाख दोस्तों एक ठंडा रेगिस्तान है, कोल्ड डेजर्ट है, जहां सर्दियों में जो टेम्परेचर है वो -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है और यहाँ की जो लैंड है वो रॉकी है, भूमि जो है वो पथरीली होती है। यहाँ गहरी घाटियां हैं और झीलें होती हैं, जैसे कि अगर आप बात करो पैंगोंग सो की, अगर आप बात करो पैंगोंग सो, सो का मतलब होता है लेक यानी कि झील। तो यहाँ की जमीन जो है वो चांद जैसी दिखाई देती है, और इसी वजह से इसको नाम कभी कभी मूनलैंड के नाम से भी जानते हैं। जो जियोलॉजिस्ट हैं वो बताते हैं कि ये क्षेत्र पहले जो है किसी समुद्र का हिस्सा था, और पर्वत बनने, जो हिमालय बने, उसकी वजह से ये ऊपर उठ गया है। इसलिए यहाँ की जो चट्टाने हैं, जो रॉक्स हैं, जो पत्थर है, वो मेनली किसके बने हुए हैं, रेत और मिट्टी के बने हुए हैं। और हवा और बारिश में इन पहाड़ों को आज का आकार जो है घिस घिस कर, मतलब आज जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये हजारों लाखों करोड़ों साल में घिस घिस कर इस तरीके से हो गया है। तो ये रहा मून लैंड का पिक्चर, आपको देखिए ये आपको ऐसे ही लगेगा जैसे चांद का कोई ये हिस्सा है। इसके अलावा यहाँ पर पिक्चर देखिए, यहाँ पर ये याक्स हैं, ठीक है, ये आपको बहुत ही ठंडे इलाकों में मिल जाएंगे दोस्तों। और ये हिमालय में रहने वाले लोगों की जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि इससे इनको दूध मिलता है, मीट, वूल, डंग और बाकी की चीजें जो है इनसे मिलती है। और ट्रांसपोर्ट करने में भी, एक चीज को दूसरी जगह ले जाने में भी इन्हीं का इस्तेमाल होता है। ये देखिए ये है पेंगोंग सो लेक जो कि लद्दाख में है। इसको देखकर आई एम श्योर आपको कुछ याद आ रहा होगा, ओ भैया ऑल इज वेल, यस, जो मूवी थी आपकी थ्री इडियट्स, उसका लास्ट का जो हिस्सा है, जब वो दोनों एंड में जाते हैं और मिलते हैं फुनसुक वांगडू से, जो कि आमिर खान ने प्ले किया था, तो वो इसी जो है पेंगोंग लेक के किनारे किया गया था। लद्दाख जो है घर है कई यूनिक वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का, जैसे कि स्नो लिपर्ड, आइबेक्स और तिब्बत का एंटीलोप। एंटीलोप क्या होता है, ये एक तरीके का आप कह लीजिए कि हिरण ही है एक तरह का, ठीक है।
और जो लद्दाखी लोग हैं वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। और ये जो एरिया है इसको अपने मोनेस्ट्रीज और कलरफुल फेस्टिवल्स जैसे कि लोसर और हेमिस फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। कई बार लोग जो है इन फेस्टिवल्स को देखने के लिए यहाँ तक पहुंचते हैं। तो अगला फीचर क्या है दोस्तों, वो है द गैंजेटिक प्लेन यानी गंगा का मैदान। तो जैसे ही दोस्तों हम हिमालय से जो है दक्षिण की तरफ अगर बढ़ते हैं, साउथ की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ा विशाल और उपजाऊ क्षेत्र दिखाई देता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैदावार होती है, बहुत ज़्यादा फार्मिंग होती है, एग्रीकल्चर होता है। ये मैदान भारत के इतिहास और सभ्यता की एक महत्वपूर्ण जो है कड़ी रही है, हमेशा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इसने। ये मैदान हिमालय से निकलने वाली जितनी भी शक्तिशाली नदियां हैं, उनके द्वारा यहाँ पर पानी लाया जाता है। और ये जो हिस्सा है जिसको हम गैंजेटिक प्लेन बोल रहे हैं, ये जो है इन रिवर्स जितने भी यहाँ से, ये देखिए जितने भी आपको ये ब्लू लाइनें दिखाई दे रही है ना छोटी छोटी, ये सब रिवर्स हैं। ठीक है, गंगा यमुना और फिर ये गंगा यहाँ से बहती जा रही है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर 5 नदियां, ये 6 नदियां ये बहती हुई दिखाई दे रही है। अब गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो रिवर सिस्टम है और उनकी जितनी भी सहायक नदियां हैं जो उनकी सहायता करती है, जो उनके ट्रिब्यूटरीज हैं, उनका जो नेटवर्क है वो क्या करता है, मिट्टी में जितने भी खनिज मिलाकर जो है उनको लेकर आती है और यहाँ पर छोड़ जाती है। इसी वजह से यहाँ का जो हिस्सा है वो इतना ज्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है। अब क्या होता है, नदियां जो है खेतों के लिए उपजाऊ भूमि बनाती है, मिट्टी बनाती है। और नदियां जो हैं वो बिजली को प्रोड्यूस करने का यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का भी सोर्स है। भारत की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो इन मैदानों में रहती है दोस्तों। और नॉर्थ के जितने भी ये फ्लैट मैदान हैं, इनकी वजह से क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है वो बहुत ही इजी हो जाता है बनाना, क्योंकि ज़्यादा पहाड़ियाँ नहीं है, कहीं खाइयाँ नहीं है, कहीं खड्डे नहीं है, कहीं गड्ढे नहीं है, सिंपल सी बस प्लेन जो है वो लैंड है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाना, सड़कें बनाना, रेलवे बनाना वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो सड़क और रेलवे नेटवर्क लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करती है। और क्योंकि ये लैंड जो है फ्लैट लैंड है, तो यहाँ पर ये दोनों चीजें बनाना कंपैरेटिवली आसान है। अब जैसा कि आप टपेस्ट्री ऑफ द पास्ट जो चैप्टर आगे पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो बाकी की नदियां हैं, इनका जो है सदियों से जो यात्रा कर रही हैं और यात्रा और व्यापार के लिए यूज हो रहा है। मतलब ये जो रिवर है सिर्फ आज से नहीं, ये कई सालों से, कई दशकों से, कई सदियों से, कई 100 सालों से जो है ये जो है यात्रा के लिए और व्यापार के लिए इस्तेमाल होती रही। तो यहाँ पर कुछ बहुत ही शानदार पिक्चर्स दे रखी हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है, मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ एरियल व्यू है, ये किसका है, ये दिल्ली का है, जिसमें आपको दिखेगी कि जो है यहाँ पर आपको कॉर्नर में जो है यमुना रिवर बहती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मल्टी क्रॉपिंग हो रखी है यहाँ पर। और गांव में औरतें जो हैं बंगाल की, वो पैडी की खेती कर रही हैं। इसके अलावा आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन कितना आसान हो गया है। अब ये जो है रेलवे की लाइंस हैं, और पानी में आपको यहाँ पर कुछ जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चीजें दिखाई दे रही है। पीछे आपको ये जो दिखाई दे रहा है, इट इज आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज ऑफ वेस्ट बंगाल। हमारे देश में अधिकतर जो रिवर्स हैं उनका नाम किसी न किसी देवी के ऊपर रखा गया है, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी। ब्रह्मपुत्र का जो है नाम जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र के नाम पर रखा हुआ है। और ये जो नदी है ये गर्मियों में सूखने की बजाय और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है दोस्तों। और उसका क्या कारण हो सकता है, ऑब्वियसली हम बात कर चुके हैं कि गर्मियों में क्या होता है, हिमालय पे जो है बर्फ पिघलती है और वो नदियों में जो पानी है वहां से आता है। और यहाँ पर आप देखिए ये सैटेलाइट इमेज है किसका, गेंजेटिक प्लेन का। और ये रात का सीन है दोस्तों, तो ये आपको जितना भी दिखाई दे रहा है ये बहुत बड़ी बड़ी सिटीज हैं। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये रात के समय जो लाइटिंग है वो दिखाई दे रही है। तो आपको इससे पता लगेगा कि ये जो हिस्सा ये आपका हिमालय आ गया। इससे आपको पता लगता है कि ये जो एरिया है ये कितना इम्पोर्टेंट है और लोग यहाँ पर कितनी आसानी से रह सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर पॉपुलेशन भी ज्यादा है। ये ग्रे लंगूर की पिक्चर है और यहाँ पर आपको टाइगर दिखाई दे रहा है। एक वक्त ये लगभग खत्म होने की कगार पे थे, लेकिन
फिर इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया और फिर इनकी जो है अब इनकी जनसंख्या जो है थोड़ी बहुत पहले से बेटर है। ये घड़ियाल है दोस्तों। घड़ियाल इज आप कह सकते हो कि ये इंडियन क्रोकोडाइल का एक फॉर्म है और ये जो है 2.5 मीटर से 4.5 मीटर तक लंबा हो सकता है। और ये भी एक्सटिंक्शन की कगार पे है, मतलब अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो एक दिन ये भी सिर्फ किस्से कहानियों में मिलेगा, रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा। और ये रहे मोर और ये रही उनकी मोरनी। मोरनी बागा में बोले आधी। तो लीजिए आ गए हम द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट के बारे में। अब तक हमने बात की है कोल्ड डेजर्ट की, अब हम बात करेंगे हॉट डेजर्ट। तो फिर हम गेंजेटिक प्लेन से जब हम वेस्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों, तो वेस्ट की तरफ हमें मिलता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको हम थार बोलते हैं। और ये जो पीले रंग का क्षेत्र आपको हल्का सा दिखाई दे रहा है, ग्रीन, हल्का सा ग्रीन और पीले रंग का जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, दिस एक्चुअली इज कॉल्ड, इसको थार जो है नाम से भी जाना जाता है, थार मरुस्थल या थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। आप क्या देखते हैं? रेत के सुनहरे टीले, उबड़ खाबड़ भूमि और फैला हुआ नीला आकाश। जब हवा रेत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और उसे ढेर में जमा कर देती है, तब बनते हैं आपके टीले। और इन्हीं टीलों को हम बोलते हैं सैंड ड्यून। तो यहाँ पर देखिए द मैजेस्टिक गोल्डन सिटी जैसलमेर का ये है, आपको दिखाई दे रहा है। ये थार डेजर्ट के बिल्कुल बीचों बीच है और ये भी एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। देखिए देखने में कितना सुंदर और कितना मैजेस्टिक दिखाई दे रहा है। तो अभी हमने सैंड ड्यून्स के बारे में बात की कि वो किस तरीके से बनते हैं। कभी कभी ये जो सैंड ड्यून्स हैं ये 150 मीटर ऊंचे भी हो सकते हैं। थार जो है वो एक विशाल ड्राई एरिया है, बहुत बड़ा ड्राई एरिया है। इसका अधिकतर हिस्सा जो है भारत में है, लेकिन ये राजस्थान के गुजरात, पंजाब और हरियाणा राज्यों में फैला हुआ है। यहाँ रेगिस्तान की जो कंडीशंस हैं वो हार्श कंडीशन होती हैं, लेकिन ये एक नेचुरल बैरियर की तरह भी काम करता है, मतलब दुश्मनों से हमको बचाता है। जैसे नॉर्थ में हमें दुश्मनों से किसने बचाया? अ, हमारे हिमालय ने। और इसी तरीके से वेस्ट में जो हमें बचाता है वो बचाता है थार डेजर्ट। यहाँ दिन में बहुत गर्मी होती है दोस्तों और रात को बहुत ज्यादा ठंड। पानी की बहुत ज्यादा कमी भी है। और यहाँ के लोगों की खासियत क्या है दोस्तों, कि उन्होंने अपने आप को इन हार्श कंडीशंस के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल रखा है। यहाँ की अगर आप बात करें खाने पीने की, पहनावे की, रहन सहन की, तो ये परिस्थितियों के हिसाब से यानी कि कंडीशंस के हिसाब से होता है। देखिए कितना खूबसूरत पिक्चर है यहाँ पर। ये एक कैमल वेंडर है, यानी कि अपने कैमल को बेचने वाला है। और पुष्कर मेला, पुष्कर एक प्लेस है अजमेर के पास दोस्तों, राजस्थान में। और यहाँ पर दुनिया का एक बहुत बड़ा फेमस मेला लगता है, पुष्कर मेला। जहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आकर लोग अपने अपने जो अच्छे एनिमल्स हैं उनको यहाँ पर आकर बेचते हैं, और ये एक तरीके का पशु मेला भी कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखो औरतें जो हैं अपने सिरों पे घड़े लेकर जा रही हैं, और कहाँ जा रही हैं? दूर कहीं पर पानी का एक छोटा सा सोर्स इन्होंने बना रखा है, वहां पर पानी लेने जा रही हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो दोस्तों के पानी की क्या कीमत होगी राजस्थान में। हालांकि ऐसा नहीं है कि राजस्थान में पानी ही नहीं है, ठीक है। अगर आप राजस्थान के दो हिस्से करो, जैसे कि अगर आप बात करो यहाँ पर राजस्थान के आप दो हिस्से करो, तो ये वाला जो हिस्सा है इधर, यहाँ पर आपको पानी मिलेगा, हरियाली मिलेगी और अच्छी खासी आपको जनसंख्या यहाँ पर मिलेगी। ये जो हिस्सा है यहाँ पर आपको डेजर्ट एरिया मिलेगा इस तरफ, और यहाँ पर जो है थोड़ी सी लाइफ कंपेरेटिवली मुश्किल है लोगों के लिए। लेकिन इस हिस्से में मतलब जैसा आप किसी भी दूसरे शहर या इंडिया के किसी भी हिस्से की बात करो, बिल्कुल वैसा ही है। जैसे कि यूपी में जैसा है लगभग वैसा ही यहाँ पर भी आपको मिलेगा, एमपी में जैसा है लगभग वैसा ही आपको यहाँ पर भी मिलेगा। तो ये मत समझना कि पूरा राजस्थान जो है वो पानी से की कमी से जूझ रहा है, ऐसा नहीं है। तो राजस्थान में बहुत ज्यादा कमी नहीं है, लेकिन डेजर्ट में पानी की कमी है दोस्तों। और जो हम यहाँ पर औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो अक्सर कई किलोमीटर रोज चलकर पानी लेने जाती हैं। यहाँ बर्तन धोने का जो पारंपरिक तरीका है, मतलब पुराना तरीका, वो यही है कि उनको जो है रेत से साफ कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि पानी नहीं है, तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उस पानी और फिर थोड़ा सा पानी जो है उससे मतलब पहले मिट्टी से
रगड़ रगड़ के उसको साफ कर लिया जाता है और फिर थोड़ा सा पानी उसके ऊपर डाल दिया जाता है। और ये पानी भी जो खराब हो रहा है दोस्तों, उसको भी किसी न किसी काम में लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको वेस्ट कर दिया। तो वो क्या करते हैं, पौधे में उस पानी को डाल देते हैं। इसलिए अगली बार जब आप ऐसे ही नल खुला छोड़ दे दोस्तों, तो याद कीजिएगा कि हमारे ही देश में थार में कुछ लोग ऐसे जी रहे हैं जिनको रोज कई किलोमीटर पैदल चलकर 1 घड़ा 2 घड़ा 3 घड़ा पानी लाना पड़ता है, और जिनको बर्तन धोने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस हिस्से में लोग पानी को कंजर्व करने के लिए टंकी और कुंड का इस्तेमाल करते हैं। अब इसी राजस्थान में जो है एक माउंटेन रेंज है दोस्तों, जिनको हम अरावली हिल्स कहते हैं। आइए इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। अरावली जो है दोस्तों, वो दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन्स में से एक है। और कितना, लगभग शायद 2.5 बिलियन ईयर्स एगो, 250 करोड़ साल पहले की बात कर रहे हैं हम। और इस जो रेंज है, इसमें कई सारी चोटियां हैं, कई सारी पर्वतमालाएं हैं। हालांकि इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है, वो राजस्थान का इकलौता, एक ही इकलौता जो है, हम कह सकते हैं माउंट आबू, जो कि वहां पर एक हिल स्टेशन, ये लगभग 1700 मीटर ऊंचा है। ये राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है। और बाकी के जो है वो 300 मीटर से 900 मीटर की ऊंचाई पर है। कितनी हैरानी की बात है कि अगर आप सिर्फ 4 साढ़े 4 घंटे की यात्रा करोगे, तो आप जो है अरावली के माउंट आबू से थार यानी कि जोधपुर पहुंच सकते हो। तो यहाँ पर है, ये आपकी अरावली की पहाड़ियां है। ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये अरावली का हिस्सा है, जो कि ये एक सैटेलाइट इमेज दिखा रहा है। अब हम बात करेंगे कि अरावली जो है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है राजस्थान के लिए। क्योंकि अगर आप अरावली जो देखो, वो है भारत के नॉर्थ वेस्ट भाग की जो ज्योग्राफी और क्लाइमेट है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है, इसका एक महत्वपूर्ण रोल है थार मरुस्थल को पूर्व की तरफ फैलने से रोकना। मतलब अरावली जो है वो कुछ इस तरीके से फैली हुई है दोस्तों, और इसी की वजह से राजस्थान का ये जो हिस्सा है, ये बचा हुआ है। और यहाँ पर जो है ग्रीनरी आपको दिखाई देती है, क्योंकि ये जो अरावली की पहाड़ियां हैं, ये इस थार डेजर्ट को इस तरफ आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो आपको जो दिखाई दे रहा है ये हिस्सा ग्रीन और ये उपजाऊ, ये आपको एक्चुअली इसी की वजह से दिखाई दे रहा है। तो अरावली में जो है आपको कई तरह के मिनरल्स मिल जाएंगे दोस्तों, जैसे कि मार्बल है, ग्रेनाइट है, जिंक है, कॉपर है। ये सब जो है आपको यहाँ पर भरपूर मात्रा में दिखाई देगा। और ये क्षेत्र जो है, ये एरिया जो है, सदियों से, कई सौ सालों से माइनिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का मेन स्पॉट रहा है। और जावर एक जगह है जो वहां पर जो पुरानी खान है, पुरानी माइंस हैं, उससे प्रमाण मिलता है कि लगभग आज से 800 साल पहले भी जो है, भारतीयों ने दुनिया के सबसे पहले जिंक निकालने का जो डेलिकेट प्रोसेस है, मतलब आसान नहीं है, आज के लिए आसान है, 800 साल पहले आसान नहीं था। तो जिंक निकालने का जो है, जिंक की एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है, डेलिकेट प्रोसेस, उसमें महारत हासिल कर ली थी। और यहाँ पर आपको कई तरह के हिस्टोरिक फोर्ट्स, जैसे कि चित्तौड़गढ़ का फोर्ट, कुंभलगढ़ का और रणथंभौर के फोर्ट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कुंभल गढ़ का फोर्ट। उसके बाद है पेनिनसुला प्लेटू। तो दोस्तों अभी हमारा वीडियो लंबा हो रहा है, तो ऐसा करते हैं, इसका एक और पार्ट लेकर आपको आएंगे और बाकी का हिस्सा जो है आपको उसमें समझाए जाएंगे। फिर एक तीसरा पार्ट लेकर आएंगे जिसमें इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स और बाकी के आपके सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो उसमें आएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट कर लें। तो अभी के लिए बस इतना ही है दोस्तों। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।